गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लेसन सारे हो चुके हैं। लास्ट वाला चैप्टर अब हम कर रहे हैं जो है पाठ टोपी। टोपी जो है कहानी जो है एक हास्य व्यंग है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। किस चीज पर आधारित है? ये आधारित है राजनीति पर, कि किसी देश की राजनीति या किसी देश का राजा अगर करप्ट हो तो वहां के जो लोग हैं उनका जीवन कितना दुर्भर हो जाता है। ठीक, अगर किसी देश का राजा जो है वो बेईमान है, कहते हैं ना उल्टी बाड़ खेत में खाए, तो ऐसे राजा जिनको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए या जनता की सुख के लिए कार्य करने चाहिए, ऐसे जो राजा जब खुद ही बेईमान हो तो जो वहां के सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अदारे हैं वो सब क्या करते हैं? बेईमानी पर उतर आते हैं और आम नागरिक का उसके देश में जीना मुहाल हो जाता है। टोपी कहानी भी ऐसी ही एक राजा पर है, एक व्यंग है जिसको लेखक ने पक्षियों के माध्यम से दर्शाया है। एक चिड़िया है छोटी सी, गवरिया है और गवरा है। गवैया जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पे उसने गवरिया लिखा है। गवैया चिड़िया आप जानते हैं ना, गबरा और गवरैया, गोराया जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, गुरेया। तो जो चिड़िया है वहां का राजा जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट है। चिड़िया जो है वो एक टोपी बनवाना चाहती है, खूबसूरत सी टोपी, लेकिन जब वो जाती है शुरू से सूत वाले के पास जाती है, टोपी बनाने का जो प्रोसीजर है कपास वाले के पास जाती है, तो कपास वाला, जैसे अब राजा बेईमान है तो सारा सरकारी अदारा जो है वो बेईमान होगा। सेम बात ऐसी है कि अगर हमारा नेता करप्ट है तो उसके अंडर जो काम करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब क्या होंगे? करप्शन में ही बिलीव करने वाले होंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा बड़ा आता है इसको पढ़ने में। कहानी काफी लंबी है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, तो टोपी बनाना चाहती है गवरिया, वो पहले जाती है कपास वाले के पास, वो अपना हिस्सा लेकर उसको कपास के सूत बना के देता है। अब सूत वाले के पास जाती है, वो वहां से भी वो अपना हिस्सा कहता है मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगा, मतलब रिश्वत सब जगह भी मैं ऐसे ऐसे करूंगा। इस तरह कर करके वो टोपी बनती है। तो जब टोपी बनती है तो राजा की नजर उस टोपी पर पड़ती है, तो राजा कहता है इतनी सुंदर शानदार टोपी किसने बनाई? मेरे राज्य में ऐसे कारीगर कौन है जो राजा को छोड़कर इस चिड़िया को जो है इतनी खूबसूरत टोपी बना कर दी है। तो जब सबकी जो छानबीन होती है तो सबकी बेईमानी का पता चलता है। तो अंत में जो चिड़िया है वो राजा को चिढ़ाते हुए वहां से उड़ जाती है कि राजा जो है वो चोर है। चलिए जी, एक थी गवरिया और एक था गवरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते। अच्छा, कहानी मैं चाहती हूं कि आप, मैं पढ़ रही हूं तो आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ें प्लीज। मजा उसी चीज का है जब जो शब्द दिए जाते हैं, कहानियां पढ़ने में हमें बड़ा मजा आता है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, आपका इंटरेस्ट खो जाता है। हमारा जमाना जब था कि हम क्या करते थे, किताबें आती थी घर में, फर्स्ट जब सेशन शुरू ही होता था नई किताबें मिलती थी, तो मुझे नई किताबों की ना खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। अपनी अपनी वो है, नई नई किताबों की ना खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। खुशबू के साथ साथ मैं सबसे पहले कौन सी निकालती थी किताबें? हिंदी और पंजाबी की। क्यों? क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि मैंने इसमें जो सारी कहानियां हैं, पाठ हैं, वो मैंने पहले ही पढ़ लेने हैं। तो आपने ये पढ़ा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को पुस्तकों से इतना प्यार है नहीं, जबरदस्ती लेसन जो है वो पढ़ाए जाते हैं। यू ऑल्सो लाइक द फ्रेगनेंस। हाँ, जिनको किताबों की खुशबू अच्छी लगती है ना, वो आगे जाके किताब प्रेमी बनते हैं मेरे जैसे। मुझे भी कई बार मोबाइल पे बुक्स पढ़ना बहुत वो लगता है कि काश मिल जाए ये बुक, तो मतलब पढ़ लें इसको, है ना। तो आजकल तो जमाना डिजिटल हो गया है, बुक पब्लिश होती नहीं, मार्केट में आती नहीं, सीधा वो कहते हैं जी वेबसाइट पे पढ़ लो। कौन हाथ में लेके मोबाइल लेकर पढ़ता रहे, है ना।
नॉट गुड फॉर द आईज, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो किताबें जो है, नई नई किताबें जब आती थी ना तब बड़ी खुशी होती थी और सब पढ़ लेते थे। ये कहानी ऐसी है कि इसको पढ़ने में ना बड़ा मजा आता है। याद है हमने लोटा पढ़ी थी, लोटा कहानी पढ़ने में हम कितना क्लास में कितनी बार हंसे भी थे, है ना। मतलब कुछ चीजें ना बड़ी मजेदार होती हैं। ये व्यंग ऐसा है, राजनीतिक व्यंग है, और आप सभी जानते हैं कि मैं कितनी जो है वो हूँ, राजनीति पसंद करने वाली औरत हूँ। तो इसको तो हम अपने जैसे सब इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे। अपनी अपनी बुक्स निकालिए और मेरे साथ साथ में पढ़िए। अगर किसी चीज का मजा लेना है, किसी कहानी का मजा लेना है ना, तो वो तभी मजा आता है जब साथ एक साथ हम पढ़ते हो। जितना मैं समझ रही हूँ उतना ही आप समझ रहे हैं, है ना। जल्दी से निकालो, मजा है इस कहानी में। इसको चाहे 2 लगे दिन या 4 दिन लगे, पर इसको हमने पढ़ना है पूरे लेसन को। मैं इसको बीच बीच में नहीं पढ़ूंगी और ना ही बीच बीच में से इसको कुछ छोड़ के कहानी पढ़ेंगे, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी बुक्स निकालो। चलिए जी, एक थी गवरिया और एक था गवरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ जाते, साथ हंसते साथ रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने। भिन्न सार मतलब सुबह होते ही, खोता मतलब अपने नीड़ से, अपने घोंसले से निकल पड़ते हैं दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा मतलब शाम का वक्त। अब ये कहानी आंचलिक कहानी है, तो शब्द भी जो है वो देसी शब्द हैं जो लेखक ने इस्तेमाल किए हैं। वो जहां जिस प्रदेश का होगा तो उस प्रदेश के हिसाब से उसने देसी शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो कहानी की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। थकान मिटाते और सारे दिन की देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। अब आमतौर पे क्या होता है, पति पत्नी जब घर वापस आते हैं तो पूछते हैं आज तुम्हारा दिन कैसा रहा भैया, तुम्हारा दिन कैसा रहा भैया, तो नहीं क्या ये तुम्हारा दिन कैसा रहा। दोनों पूरे दिन का वृत्तांत बताते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। तो ये दोनों बेचारे पति पत्नी ये भी इसी तरह से सारा दिन की अपने एक दूसरे को बताते हैं कि कहाँ क्या कैसे हुआ। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। अब वो उसने जो लेडीज हैं बेसिक इंस्टेंट, उनको कपड़े अच्छे लगते हैं, वो भी सुंदर वाले कपड़े, मेकअप अच्छा लगता है। ये चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, तो जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं उनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है, ठीक है। मादा जो है उनको कपड़े मेकअप यही सब कुछ ज्यादा भाता है। तो वो आदमी के कपड़ों को देख के कहती है कि देखा कितने सुंदर लगते हैं आदमी कपड़े पहनकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितने सुंदर हैं। खाक फपता है, गवर्रा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगता है। तो वो पक्षी है तो वो कहता है कपड़ा पहनने के बाद आदमी बदसूरत लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। लट जीरा क्या होता है, पोस्त के दाने होते हैं, उसे लट जीरा कहा जाता है, भांग के दाने। तो कहती तू ऐसा डायलॉग बोल रहा है कि अच्छे नहीं लगते, तूने लट जीरे का खेत जो है वो चुग लिया है, मतलब वो भांग के दाने चुग लिए हैं, जो ऐसे बातें कर रहा है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक हो जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले और तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब वो पक्षी है तो उस हिसाब से कह रहा है कि तेरे रोए कितने खूबसूरत है, पंख कितने खूबसूरत हैं, और अगर तू कपड़े पहन लेगी तो ये तेरी सारी खूबसूरती नजर कहाँ आएगी। ऑब्वियसली कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। ऑब्वियस, अब वो इतनी समझदार है, वो कहती सिर्फ अच्छे लगने के लिए कपड़े नहीं पहनते, कि मौसम जो है जब गर्मी होती है तब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, स्किन खराब हो सकती है, तो आदमी कपड़े पहनता है। और सर्दी की मार आप जब देख ही रहे हो कि आजकल हमने 5-5, 6-6 जैसे रजाइयां ओढ़ने वाला हिसाब है, वैसे उन्हें कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी ठंड रुकने का नाम नहीं लेती। तो इसी तरह वो कहती सिर्फ कपड़े नो है पहनने के लिए नहीं पहने जाते, मौसम की वजह से भी इंसान पहनते हैं कि मौसम से बचा जाए, सर्दी गर्मी से। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। शक्ति, सकत मतलब, तो वो कहता है कि कपड़े पहनने की वजह से ही उनकी सारी जो शक्ति है वो चली गई है,
सहन शक्ति होती ही नहीं है। और उस कपड़े से भी बड़ा लफड़ा है, कपड़े पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। बहुत बड़ी बात। तो गवरे ने बहुत बड़ी बात बोली, उसने कहा कि मनुष्य जो है वो बड़ा स्वार्थी है। अगर कपड़े पहनने से मतलब सर्दी गर्मी नहीं रुकती है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। अब आप अपने आप को देखिए, हम दस्ताने पहनते हैं, बूट, जुराबें, सर्दी से बचने के लिए हमने सब कुछ पहन रखा है, शरीर का सारा हिस्सा हमने ढक रखा है, मुंह को ठंड नहीं लगती, मुंह को ठंड नहीं लगती, मुंह तो हम इसी तरह रखते हैं। इट मीन्स कि मुंह जो है वो आदी हो चुका है, उससे सहन करने की वो है, इसलिए हम ना गर्मियों में मुंह ढकते हैं ना सर्दियों में ढकते हैं। इधर कपड़े डालते हैं, सिर्फ आंखें दिखाई देती, आंखें भी क्यों फिर सही, आंखों पे भी डालो। मतलब क्या है, वो ठीक कह रहा है कि हमारी जो सहन शक्ति है वो खराब हो जाती है। अब मुंह हम नहीं ढकते क्योंकि हमारी बेसिक नीड है। और मुंह पे ठंड क्यों नहीं लगती हमें, मुंह पे हमारा खराब कुछ नहीं होता, गर्मियों में कुछ नहीं होता, मुंह तो हम खुला रखते हैं, बाकी दस्ताने डाल लो, जुराबे पहन लो, और ठंड लग रही है 4 स्वेटर और डाल दो, तो मुंह पे क्यों नहीं लग रही, मुंह पे क्यों नहीं 4 टोपियां चढ़ा लेते पूरी तरह से बंद वाली। इट मीन्स कि मुंह में जो है वो हमारे सहने की ताकत है, हमने शुरू से ऐसा बना रखा है, अगर शुरू से ही ऐसा शरीर बनाते तो बन जाता। ये उसने बात कही कि सहन शक्ति जो है वो मनुष्य ने अपनी खत्म कर दी है कपड़े पहन पहन कर। दूसरी बात उसने कितनी अच्छी कही, उसने कहा, कहानी मुझे ये इसीलिए अच्छी लगती है कि इसमें जो डायलॉग्स है ना वो परफेक्ट है। तो वो कहता है कि इंसान कपड़ों की वजह से अपने हैसियत को, जिसके ज्यादा अच्छे कपड़े हम कहते हैं बड़ा अमीर है, बेचारा जो फटेहाल है वो गरीब है। इट मीन्स कि डिफरेंस कहाँ, हमने सिर्फ कपड़ों देख कर ही डिफरेंस पैदा कर दिया कि ये इस घर से है, ये अमीर घर से है, ये गरीब घर से है। बहुत बार हम कपड़े देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं ये तो ऐसा ही होगा। तो ये उसने कहा कि जो कपड़े पहनने का नुकसान सबसे बड़ा क्या है, इंसान एक दूसरे की हैसियत का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, किससे, कपड़े से। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरिया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता है, ये निरा पोंगापन है। पोंगापन मतलब पागलपन। हाँ जी, ठीक है। तो वो कहते हैं ये निरा पोंगापन है, पोंगापन का मतलब होता है पागलपन। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने के लिए हैं, काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। तो वो बिल्कुल ठीक कहता है कि आदमी जो है, अगर चलो माना जाए कि शर्म की वजह से कपड़े पहनने बहुत जरूरी है, ढकना अपने आप को बहुत जरूरी है, तो हाथ और पैर ढकने की क्या जरूरत है, सर में टोपी डालने की क्या जरूरत है। तो वो भी अपने लॉजिक जो है वो बिल्कुल ठीक उसको देता है। उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरिया बोली, मेरा मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहां से, गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितने टाट उलट जाता है। फिर से वो गहरी बात, तो उसने क्या कहा, टोपी के लिए टाट उलट जाता है, मतलब जो तख्ता है, जो राज लेना है, टोपी, नेताओं की टोपी जो होती है उसके लिए कितनी राजनीति होती है आप जानते हैं। किसी को मरने मराने पर भी लोग जो हैं वो संकोच नहीं करते। तो वो फिर यहाँ पे उसको एक लॉजिकल बात समझाता है कि टोपी कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, टोपी की वजह से तो बड़े बड़े तख्ते जो हैं वो पलट जाते हैं, क्योंकि टोपी जो है वो राजनीतिक संकेत देती है। जरा सी चूक नहीं हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, कहता जरा सी देर नहीं हुई कि एक दूसरे, टोपी उछलना क्या होता है, किसी की इज्जत उछालना, हम कहते हैं ना उसने उसकी टोपियां उछाल दी, उसने टोपी उछाल दी, मतलब उसकी इज्जत उछाल दी, उसकी बेइज्जती कर दी। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। तीसरा मुहावरा देखो कितना जो कहानी है उसका जो लेखक है उसने कितने शानदार तरीके से आपको अपनी बातें समझाई हैं। तीसरी बात वो कहता है
कि अपने अपने स्वार्थ के लिए हमने ना जाने कितने लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है, मतलब हमें ना जाने कितने लोगों को मूर्ख बनाना पड़ता है। काम धंधा ऐसे ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनाकर ही ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जाता है। तो मेरी मान इस चक्कर में मत पड़। तो उसने कहा टोपी बहुत बुरी चीज है, देख ऐसा होता है, तो मेरी मान टोपी वोपी की बात भूल जा, हमने नहीं बनवानी टोपी। गबरा था समझदार इसलिए शक्की, जबकि गबरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। एज इट इज, जैसे फीमेल्स होती हैं, टोपी लेनी है तो लेनी है, घर वाले जितना मर्जी समझाए जाएं, हमें पैसे खर्च करवाने तो करवाने हैं भैया, लाओ कहीं से भी, है ना। तो उसने ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहते हैं जहां चाह वहां राह, मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उन्हें रुई का एक फाहा मिला। अब दोनों ही अगले दिन जब दाना चुगने गए तो गवरिया को क्या मिला, एक रुई का छोटा सा टुकड़ा मिल गया। मिल गया मिल गया, गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। घूरा क्या होता है, पुराने जमाने में जहां पे चरखे काटे जाते थे उस जगह को हम क्या कहते थे, घूरा, ठीक है। तो वहां पे वो खुशी के मारे लौटने लगी कि मुझे रुई का एक जो है फाहा मिल गया। अरे क्या मिल गया, गवरे ने चीख कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिये ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिला। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। तो अब उसने उसको कहानी सुनानी शुरू की कि तू इतनी पागल हो गई है इस रुई के फाहे के पीछे। तेरे को मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक ऐसा ही दीवाना था तेरे जैसा, उसको रास्ते में क्या मिल गया, चाबुक। चाबुक जानते हैं क्या होता है, देखा है, घोड़ों को चलाने के लिए छेंटा मारते हैं, जिसको आप पंजाबी में बोलते हो ना, छेंटा। वो पीछे से थोड़ी ग्रिप वाला होता है और आगे से पतला होता है कि जानवरों को मारे तो फिर वो दौड़े, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, चाबुक। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया। चाबुक हाथ लगते ही गवरा चीखने लगा। चाबुक मिल गया, बाकी बचा 3 लगाम, घोड़ा लगाम जीन। अब ये रास्ते में तो मिलने से रहे। अब काम धंधा छोड़कर गवरा ताउमर ये रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो अब वो कहता है तू जितनी पागल है, तुझे रुई का फाहा मिल गया, इसकी टोपी बनने में बड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। कहता तेरे जैसा ही एक पागल था, उसको क्या हुआ, चाबुक मिल गया। तो वो कहता है बस मुझे चाबुक मिल गया, अब मेरे को 3 चीजें और चाहिए। कौन सी, घोड़ा लगाम और जीन। जीन उसको काठी को बोलते हैं जिस पर बैठा जाता है। अब जरूरी तो नहीं कि चाबुक मिल गया तो घोड़ा भी मिल जाएगा, लगाम और जीन भी मिल जाएगी। तो वो कहता है सारी जिंदगी वो चाबुक को लेकर नाचता रहा, पागल हो गया कि अब मेरे पास चाबुक आ गया है तो सिर्फ 3 चीजें चाहिए, घोड़ा लगाम और जीन। कहते उसी तरह तेरे हालात हैं कि तुझे टोपी बनवानी है तो रुई को लेके उछलती रहे कि मेरे को रुई मिल गई, रुई मिल गई। रुई से ही कुछ नहीं होगा, टोपी बनवाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लेकर एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। अब धुनिया क्या होता है, पुराने जमाने में रुई काती जाती थी, चरखे पे भी काटते थे। रुई को काट कर सूत मतलब धागा बनाया जाता था, चरखे पे भी काटते थे। पर एक बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, आपने देखी होगी, कौन सी फिल्म में बताऊं यार, अभी थोड़े दिन पहले आई थी अनुष्का, और क्या नाम है उसका लड़के का, डेविड धवन का लड़का जो, आई डोंट नो यार, मुझे भूल गया। उनकी बड़ी अच्छी स्टोरी भी थी कि दोनों गरीब घर से होते हैं लेकिन उनके जो फैशन वो होते हैं, हाँ वरुण धवन, यस 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 यस। वो जो मूवी थी उसमें देखा है वो जिस मशीन पे काम करते हैं, जुलाहा जो मशीन चलाता है इस तरह हाथ से, और बहुत सारा जो सूत है वो सुई धागा, एक्चुअल राइट, मुझे याद नहीं आ रहा था, सुई धागा। अच्छी मूवी है, देखी आपने, मुझे अच्छी लगी, गुड वन, वो थी अच्छी मूवी। क्या अगर आप में हिम्मत है या कुछ करना चाहते हैं
तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती, बस आइडियाज आपके नए होने चाहिए। तो जिस प्रकार वो जो जिस फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है, सुई धागा मूवी है, मूवी का नाम है, तो जुलाहा उसको धुनिया बोलते हैं। इस तरह की एक मशीन सी होती है लक्कड़ की, इस तरह सूत होते हैं और फिर इनको धुना जाता है और यहाँ पे इनके रेशे तैयार होते हैं, मतलब धागे बनते हैं। इस तरह हाथ से चलाया जाता है, डक 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 करके रुई को काता जाता है, धुना जाता है और उसके बाद उसकी सूत बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले उसके पास गई कि दुनिया जो है, उसको बोला कि मेरे को इस रुई के फाहे को धुन दो, अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर दो। दुनिया बेचारा बूढ़े था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मरजई पड़ी हुई थी। मरजई होता है धोती लुंगी। वे कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है कि चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। तो अब वो कहते हैं जा यहाँ से, मैं राजा की रजाई बना रहा हूँ। तो गरीब बेचारा इतना कि उसको कभी उसकी मेहनत का मूल्य मिला ही नहीं। और उसने कहा कि देखो ये जो राजा है ये क्या करता है, जबरदस्ती हमसे काम करवाता है और बदले में पैसे भी नहीं देता। चाम का दाम मतलब पिटाई से काम करवाया जाना, है ना। तो वो कहता है यहाँ तो चाम का दाम चलता है कि मतलब चमड़ी से मारता है, तो ये पैसे पूसे तो देता नहीं है। अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो और मुसीबत हो जाएगी। वो कहता है चल भाग, और तू मुफ्त में आ गई ये करवाने के लिए मेरे से, उर्ज ना करो भैया। तो वो कहती है ऐसे मुझे धक्के मत दो। गवरिया कहती है मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मतलब मैं तुम्हें पूरा मूल्य दूंगी तुम्हारे काम का। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये जो रुई का फाहा है इसमें से आधा तुम रख लो, आधा आधा मेरे को बना के दे दो, ठीक करके दे दो। तो वो बड़ा खुश हुआ कि आज तक राजा इतना बेईमान था, किसी चीज का उन्हें बेचारे को मेहनत का मूल्य किसी को नहीं मिला था। पहली बार कोई ऐसा पक्षी या मतलब इंसान आया था जो उनकी मेहनत का उसको डबल मूल्य दे रहा था। उसने कहा आधा ही तू रख ले, आधा मुझे दे दे। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी नहीं मिली थी। खरी मजदूरी मतलब चोखी मजदूरी, अच्छी मजदूरी उसको किसी ने कभी नहीं दी थी बेचारे को, तभी इतना गरीब था ना। तो इसलिए बड़ा खुश हो गया। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो उसके लिए सपना थी। मतलब आधी आधी मजदूरी कौन देता है, मजदूरी कोई नहीं देता। वो झट से तैयार हो गया। उसने कहा चल मैं तेरा काम कर देता हूँ, ये जो रुई है आधी मेरी आधी तेरी, तो आधी में मैं तेरे को काम कर देता हूँ। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, तब रुई को अच्छी तरह से धुन कर फाहा बना दिया उसका खूबसूरत सा। जब कई बार रुई पता क्या होती है, पहले होती है सॉलिड सी, जब उसको धुनते हैं ना तब वो नरम होती है बहुत ज्यादा। लो इसे, उनमें से आधा दुनिया ने लिया और आधा गवरिया ने। इतनी उत्साहित गबरा गबरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। अब वो धागा बनाने वाले के पास गई, उसे कोरी कहते हैं। तो अब उसने कहा कि ये रुई का नरम रुई का फाहा लो, अब इसका सूत बना दो, मतलब धागा बना दो। धागा बनेगा तभी तो आगे टोपी बनेगी। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। उस बेचारे ने भी, उसको भी, राजा इतना बेकार था उसका कि किसी को भी अपनी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता था। जनता गरीब थी, बेहाल थी, वो भी बेचारा उसी तरह फटे हाल कपड़ों में था। तो उसने, उसकी भी कमर झुकी हुई थी, अनिच्छा से बोला तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखो मुझे अभी राजा की अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्हार गाने की। तो अब उसने भी बोला, कहता मुझे राजा के लिए अचकन बनानी है, भाग जा यहाँ से, मैं फ्री का काम नहीं कर सकता, वैसे ही हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा के लिए होता है? गवरिया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे आंख भर कर देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरदा बैठ खाए तुरंग, बैठा खाए तुरंग। तो वो कहती है यहाँ पे क्या है, सारी दुनिया मेहनत करती है सिर्फ राजा के लिए, गधे जो हैं वो काम करते हैं,
और बैठकर जो है वो घोड़ा खाता है। तुरंग मीन्स घोड़ा। तो किसे घोड़ा कहा गया है? राजा को। और गधा कौन है? प्रजा। जो राजा इतना अत्याचारी हो तो प्रजा को क्या कहा माना जा सकता है? गधा, है ना। तो यहाँ पे वो अपने आप को ही कहता है कि यहाँ का राज तुझे नहीं पता कि हम क्या हैं, हम सब गधे हैं, गधा मजदूरी करते हैं और हमारे सर पे बैठकर घोड़ा सब कुछ खा रहा है। यहाँ सब काम राजा के नाम पर होता है, राजा के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए बहुत हैं, इसलिए भी उनका काम भी यहाँ होता है। लघुए भगुए का मतलब जो चमचे टाइप लोग होते हैं उनको लघुए भगुए कहा जाता है। मैं देसी भाषा, मैंने आपको बताया कि जो राइटर है उसने पूरी आंचलिक भाषा का इस्तेमाल किया है, देसी भाषा का इस्तेमाल किया है। हम कहते हैं ना लघुए भगुए, तो लघुए भगुए का अर्थ होता है कि चमचे जैसे लोग जो राजा के आसपास घूमते हैं, ऐसे चमचे वाले लोग। वो कहते हैं सिर्फ राजा का काम ही नहीं करते, हम ऐसे जो चमचे किस्म के लोग होते हैं उनका काम भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये देश ऐसा ही है, यहाँ ये अंधेर गर्दी चलती है। आगे वो कहती, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गवरिया बोली, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी हैरान हो गया, उसने इतनी वाजिब मजदूरी पर काम करना मूर्खता होती। तो वो बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा कौन सा बंदा है कि यहाँ तो हम फ्री में सबका काम करते हैं, जबरदस्ती हमसे करवाया जाता है, ये आधा मूल्य हमें दे रही है, जितनी चीज है वो आधी हमें देकर कहती है कि ये तुम्हारी मजदूरी, मतलब फायदे का सौदा, 50-50। तो वो बड़ा हैरान हो गया। अब उसने वो जो अचकन बना रहा था उसको छोड़ा और कहता है कि चल तेरे लिए मैं सूत काट दूंगा। तन तन करके उसकी ततली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम पर मिलते कारगरों के सहयोग से गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस सूत का कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग मतलब हैरान होकर, हटते हो नहीं यहाँ से, देखते नहीं मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा क्या होता है? चोगा, जो ऊपर बड़ा सारा कोट डालते हैं उसको बागा बोला जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साब करे भाव तो चबाब करे चाकर। तो कहते जो मालिक है उसके इतने नखरे नहीं होंगे, जो अभी उसके नौकर आएंगे यहाँ पर तो वो हमें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। इतना कहकर बुनकर जो है वो अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस से जोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। तो अब उसने बेचारी ने सूत जो था उसने बोला कि इसको बुन दो, तो मैं कहती तुम्हें फ्री में काम नहीं कराऊंगी, मैं सेत मेत नहीं करूंगी कि ये मुझे दे दे मैं तुझे ये दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम ऐसा करो, इसमें से आधा जो है वो तुम ले लो और आधी जो रुई है, आधा जो कपड़े का वो होगा वो मुझे दे देना। तो बुनकर ने देखा सौदा बुरा नहीं है, वो तैयार हो गया। सूत अपनी और खींच खींच के ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, धरती ढुलकने लगी। थोड़ी देर में काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफश क्या होता है? मोटा। दबीज मतलब खूबसूरत, कारीगरी वाला। क्या आएगा? अब ये कहानी है बेटा, उसके पास क्या बचेगा? एक चिड़िया की टोपी कितनी सी होगी? इतनी सी। तो इतना बड़ा रुई का उसको फाहा मिला है, वो आधा आधा सबको देती जा रही है, उसकी टोपी आराम से बनेगी। टोपी क्या, उसके साथ उसका चोगा भी बन जाएगा, देखते जाओ। ठीक है। तो अब उस बेचारी ने बोला कि आधा जो धागा है तुम रख लेना, कपड़ा तुम रख लेना और आधा मुझे बना कर दे दो। तो उसने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आधा कपड़ा मुझे मजदूरी के रूप में मिल रहा है, मुझे तो कभी किसी ने इतना दिया ही नहीं। तो उसने भी फटाफट उसके लिए खूबसूरत सा कपड़ा तैयार कर दिया, खूब घना, सॉलिड एंड अच्छा डिजाइन डालकर। ठीक। अब गवरिया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। अब कपड़ा तक उसके पास प्रॉपर आ गया था। अब क्या रह गया था? सिर्फ टोपी सिलनी रह गई थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है।
अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। तो अब राजा की रानी का जो 10वां बेटा हुआ है 9 बेटियों के बाद, वो कहता है मुझे इसके जबले सिलने हैं, तू मुझे तंग मत कर, मैं उसके बेटे के लिए पोशाकें बना रहा हूँ। जबले क्या होते हैं, छोटे बच्चे की जो नई पोशाकें होती है उनको जबले कहा जाता है, जब्बे होता है वो, या सिंगल पीस जिसको आप बोलते हो। तो कहता है मुझे वो बनाने हैं, तू मुझे डिस्टर्ब ना कर, भाग जा यहाँ से। तो दर्जी के माथे पर पसीना पहुंचते हुए ठंडी आ भरी, कुछ लेना ना देना, भर माथे पसीना। अब सबकी एक कहानी, कितना बुरा राजा, सबसे फ्री में काम कराता है, किसी को कोई मेहनत कोई मजदूरी नहीं, सब उसको गालियां देते हुए काम करते हैं। ये चीजें भी किसी चीज की मायने नहीं रखती जब आपके पास पावर हो और आप इस तरह किसी से काम करवा रहे हैं जबरदस्ती, उसकी बिना मर्जी के, उसको बिना कोई उचित मेहनताना दिए, तो सब इस तरह गालियां निकालते ही हुए काम करेंगे और उस काम का कोई वो नहीं होगा, कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह वो बेचारा कहता है कि देखो ना मुझे कुछ मिलना है ना लेना है, लेकिन मैं पसीने में तरबतर जो है यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, गवरिया बड़ी शान से बोली कि मैं तो मुफ्त में कुछ नहीं करवाती हूँ, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। वो कहती इस कपड़े की 2 टोपियां बना ले, एक तेरी एक मेरी, बस बात खत्म। तो मुंह मांगी मजूरी पर कौन सा मुंजी तैयार नहीं होता। अब उसको दर्जी को भी बड़ा अच्छा लगा, ले फ्री में टोपी मिल रही है, वो भी इतने सुंदर कपड़े की, तो उसने कहा चल तेरी टोपी मैं बना देता हूँ। कच कच उसकी कैंची चल उठी, चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने, अब ऐसे जब आपको मुंह मांगी कीमत मिलती है ना, तो आप क्या करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, है ना। जब आपको पता है कि आपको इसके बेस्ट एफर्ट्स जो हैं दाम मिल रहे हैं, तो आप अच्छे ढंग से अपना काम करते हैं। जब आपको चीज अच्छी ढंग से नहीं मिली तो काम भी जो होता है निम्न स्तर का होता है ना। तो क्या हुआ, उसने खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। अब उसने सिर्फ टोपी ही नहीं बनाई, टोपी के ऊपर फुंदने लगा दिए, जो लड्डू से लगते हैं ना, उसने बड़ी सुंदर 2 टोपियां बनाई। और जो उसकी टोपी थी गवरिया की, खुश होकर उसने उस टोपी के ऊपर 5-6 लड्डू भी लगा दिए। ठीक है, तो आगे खुश होकर दर्जी ने उस पर 5 फुंदने जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर गवरिया जैसे आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर नाचने फुदकने लगी, गवरिया को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे नुराली, 5 फुंदने वाली। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई नो, इसीलिए मैंने बोला कि सब मेरे साथ पढ़ेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन पढ़ के देखना आगे से।